सुप्रभात प्यारे बच्चों। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप अध्ययन कर रहे थे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई कविता वे आंखें का। इस कविता में जैसा कि आपको विदित है कि आपने ये जाना था कि एक साधारण से सामान्य से किसान का शोषण महाजनों के द्वारा कैसे किया गया, उसकी जो व्यथा है, उसके अंतर्मन की जो पीड़ा है, उसका वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी ने बखूबी अपनी कविता में वर्णित किया है। सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व के किसानों की दयनीय जो दशा थी उसका इस कविता में मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही साथ महाजन अपना धन और ब्याज वसूलने के लिए कैसे कैसे अत्याचार करते हैं किसानों के ऊपर, सामान्य नागरिकों के ऊपर, इसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन आपके समक्ष सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रस्तुत किया। और यह कविता आपको दिखाती है, या कविता में यह दर्शाया गया है कि कैसे कृषक समाज अपने पशुओं से आत्मीयता रखता है और गरीबी के कारण कैसे उसके जीवन में अनेकों कष्ट स्वतः आ जाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए आगे सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अर्थात कवि के यहाँ कहने का तात्पर्य है कि पुत्र की मृत्यु के बाद घर में उसकी विधवा पतोहू बची है। किसान कहता है कि यद्यपि वह लक्ष्मी थी, यानी वह हमारे घर की लक्ष्मी थी, लेकिन लोगों का मानना है कि वह पति घाती, अर्थात यही वो महिला है जिसने अपने पति को मरवा दिया। यहाँ स्त्रियों के प्रति एक छोटी सी सामाजिक विसंगति, सामाजिक सोच का वर्णन किया गया है कि जैसे किसी भी पति की मृत्यु हो जाती है, किसी भी पुरुष की मृत्यु हो जाए तो, और शादी के कुछ ही दिनों के बाद, तो ऐसी मान्यता है हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, कि जो पत्नी है और पति है, इनका जो जोड़ा है उसमें कुछ अशुभ संकेत हैं, जिस कारण से और पूरा दोष ये भारतीय समाज उसी पत्नी के ऊपर ही मढ़ देता है। उसी का थोड़ा सा चित्रण इस कविता में भी किया गया है। यद्यपि किसान नहीं मानता, किसान का मानना है कि हमारी जो बहू है, हमारी जो पतोहू है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना, ऐसी सामाजिक मान्यता है कि इसी के आने से उसके पुत्र की जो मृत्यु हुई। एक दिन की घटना ऐसी घटी कि कवि बताता है कि पकड़ मंगाया कोतवाल ने उसकी बहू को थाने में बुलाया और उसकी बहू के साथ दुराचार किया, जिससे पीड़ित होकर के, जिससे लोकापवाद के भय से अपनी इज्जत को बचाने के लिए वह स्त्री कुएं में कूद करके अपनी हत्या कर लेती है। अर्थात उसने अपने प्राण त्याग दिए कोतवाल के अत्याचार से पीड़ित होकर। कभी आगे लिखते हुए कहते हैं कि खैर पैर की जूती जोरू, न एक सही दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। यहां से कवि ने पूरा सामाजिक विडंबना का यथार्थ चित्रण किया है कि महिलाओं के प्रति जो हमारी सोच है उसके विषय में कवि कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू अर्थात पत्नी, पत्नियों को उस समय समाज में पैर की जूती के समान समझा जाता था। अर्थात जैसे आपके जूते हैं, छोटे हो गए, पुराने हो गए, टूट गए, तो आप उसको बदल करके नए धारण कर लेते हैं, ठीक उसी समान पत्नियों की स्थिति उस तत्कालीन समाज में थी। परंतु यह एक सामाजिक विसंगति थी। ये नाना प्रकार के जब सामाजिक आडंबर बने तब इसका आरंभ हुआ, नहीं तो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति कहती है यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारियों की पूजा होती वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसे पवित्र धारणा वाले देश में खैर पैर की जूती जोरू धारणा आने का प्रचार प्रसार कहीं न कहीं सामाजिक विसंगति रही, जिसका बखूबी वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी करते हुए यहाँ नहीं चूकते। तो कवि कहता है कि पत्नी की जब वो याद करता है, अपनी पतोहू को याद करता है, तो अपने हृदय को कहीं न कहीं इस बात से शांत कर देता है कि अगर मेरा पुत्र जिंदा होता तो कहीं न कहीं दूसरी बहू आ जाती। पर जब वो अपने जवान लड़के को याद करता है, अपने पुत्र को जब याद करता है, तो उसका हृदय फटने लगता। अर्थात
अथाह पीड़ा होती है, असहनीय कष्ट होता है। कभी ऐसा कहता है कि जैसे उसके हृदय पर सांप लौट रहा हो, सांप लौटते फटती छाती। आगे वर्णन करते हुए कभी कहता है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक फैलाती। किसान जब अपने पिछले सुख की स्मृति करता है, अर्थात जब किसान को बीते दिनों की याद आती है, जैसा कि शुरुआत में आपको बताया गया, किसान का जो अतीत था वो अत्यंत ही सुखद था। जब किसान अपने सुखद अतीत में जाता है, जब उसके लहलहाते खेत थे, वह स्वाधीन था, उसके पुत्र थे, उसके गाय बैल जमीन सब कुछ उसका अपना था, जब उसको याद करता है तो किसान की अंधकार की गुहा सरीखी जो आंखें हैं उसमें एक चमक सी आ जाती है। परंतु जब उसको वर्तमान की याद आती है, जब अतीत की परिकल्पना से हटकर वो वर्तमान की वास्तविकता की धरातल पर कदम रखता है, तब उसे मिलता है कि तुरंत शून्य में गढ़वा चितौन, तुरंत वह जो चंचल आंखें हैं वह शांति से भर जाती और तीखी नोक सदृश बन जाती, तीखी नोक के समान बन जाती। अर्थात उसकी इस शांत आंख में कहीं न कहीं विद्रोह की, कहीं न कहीं क्रोध की एक ज्वाला धधकती हुई कवि को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, यह थी आज की व्याख्या। व्याख्या के बाद जैसा कि आप जानते हैं, हम और आप इस कविता का व्याकरणिक परिचय जानते हैं। तो व्याकरणिक परिचय के अनुक्रम में सबसे पहले भाव सौंदर्य आता है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कविता की खास बातें, कविता की विशेषताएं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि स्त्री विषयक सामाजिक सोच का चित्रण किया गया है इस प्रस्तुत कविता में। साथ ही साथ संसार की संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है। इसके अलावा महाजनों और पुलिस के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। और पशु समाज से जो कृषक समाज का लगाव है उसको तो आप जान ही रहे हैं, कितना विधिवत ढंग से कवि ने इस कविता में प्रदर्शित किया है। इसके बाद जो अगला तत्व आता है वह है शिल्प सौंदर्य। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आपको विदित है कि आप व्याकरणिक पक्ष को उभारते हैं, और व्याकरणिक पक्ष पर यदि हम ध्यान दें तो हमें मिलता है कविता की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावी है। मुहावरों का सफलतम प्रयोग किया गया है। पतोहू, लक्ष्मी जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। करुण रस की प्रमुखता है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब है। आज के अंक में प्यारे बच्चों हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है कि किसान की आंखें क्यों भर आती हैं। आज का दूसरा प्रश्न है किसान की पतोहू को पतिघातिन क्यों कहा गया है। और तीसरा प्रश्न है पैर की जूती में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।